ठीक है ना? चलिए, आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है। जय जोहार, जय भीम बोल रहे हैं जी, इसका रिप्लाई कर रही हूँ, है ना? तो चलो, रामायण पढ़ के आए हो? क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हाँ, और 1784 का क्या पढ़े थे? पेट्स इंडिया एक्ट। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ था, उस दौरान इंग्लैंड का पीएम कौन था? लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। और जब पिट्स इंडिया एक्ट स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान ब्रिटेन का पीएम कौन था? विलियम पिट। ठीक है। तो चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। तो ध्यान दीजिएगा, सीजी टेट के लिए और सी टेट के लिए हमारे सादी पीएससी एकेडमी के द्वारा एक विशेष ई बुक डिजाइन किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉल्व पेपर है। तो मात्र आपको 49 रुपीज में मिलने वाला है। अगर आप इस ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सीडीपी, जो कि आपके सी टेट और सीजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मात्र आपको 49 रुपीज में मिल रही है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कल जो पढ़ाई हूँ उसको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, फिर आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी जो नींव है वो कहाँ से बनी थी, है ना? तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो भी हमें संवैधानिक विकास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक नींव है। आपको जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो हमने देखा कि कैसे एक कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन कंपनी ने क्या किया? धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश करना स्टार्ट किया। तो राजनीति में प्रवेश करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो ब्रिटिश संसद है वो भी क्या होने लग गए थे? लालच में आ गए थे। अब हम क्या करेंगे? कंपनी के माध्यम से शासन करेंगे। शुरू में जो भारत की शासन चल रही थी ना अंग्रेजों के द्वारा, वो कंपनी के थ्रू चलाई जा रही थी। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास हम लोग कौन से कब से लेके कब तक पढ़ते हैं? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हम कहाँ तक पढ़ते हैं उसे? 1858 के भारत शासन अधिनियम तक। ये क्या है? कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। क्या था? कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1858 के बाद जो हमारा आता है, 1858 के बाद जो हमारा आता है और भी संवैधानिक विकास हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से लेकर भारत शासन अधिनियम तक जो बाकी सारे अधिनियम लाया जाता है, वो क्या हो जाता है? भारत के अधीन, मतलब क्राउन के शासन के अधीन, ठीक है, किया गया भारत का शासन। ठीक है, क्योंकि 1858 के बाद जो महारानी विक्टोरिया का शासन भारत में लागू हो जाता है। हमने बात किया था कल। तो चलिए फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में जो मैंने एक दो प्रश्न बताया हुआ था उसको मैं फिर से डील करते हुए चलती हूँ। ठीक है, चलो बताओ, पढ़ो रामायण। कल ही मैंने इस क्वेश्चन को करवाए हुए हैं, तभी मैं फिर से एक दो प्रश्नों को बताते हुए चल रही हूँ। पढ़ो देवांशु, पढ़िए। एक दो क्वेश्चन को कर लेते हैं। पिछले क्लास का क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है ना? है कि नहीं जरूरी? ठीक। तो यहाँ पर कल का ही क्वेश्चन है, मैं एक दो प्रश्नों को बता देती हूँ, फिर आज के हम नए प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही है सभी? तो मैंने कहा था 1773 में क्या एक्ट लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। इस दौरान पीएम कौन थे ब्रिटेन के? लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ पीएम थे भाई। ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि इस दौरान केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हुई। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई क्योंकि इस दौरान जो था गवर्नर जनरल पावरफुल हो गया था।
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मैंने कहा था कल ही के क्लास में हमारे पास कितनी प्रेसिडेंसियां थी, हमारे पास 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक प्रेसिडेंसी कहाँ थी, बंगाल में थी, एक प्रेसिडेंसी कहाँ थी, बंबई में थी, और एक प्रेसिडेंसी कहाँ थी, मद्रास में थी। मैंने कल के क्लास में ही कहा है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है जहां पर बैठा हुआ है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब कुछ भी इन लोग कार्य करेंगे, अपने क्षेत्र में भी नियम बनाएंगे, तो किससे पूछना पड़ेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर एक केंद्रीकृत सत्ता हमें दिखाई दे रही है। पहले इन लोग खुद निर्णय लेते थे अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए, किससे कौन निर्णय लेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। इन लोग परमिशन लेने के लिए किसके पास जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाएंगे। इस चीज को हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। थोड़ा बहुत मैं बातों को रिवाइज कर रही हूँ, फिर से मैं आज की क्लास की ओर जाऊंगी। देखते हैं कितना आप लोग रिकॉल कर पाए हो, समझ में है। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को केंद्रीय प्रशासन की नींव कहे जाने का कारण क्या है। ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि 1773 में हमने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस ऑप्शन को आप समझेंगे तो आसानी से बना लेंगे, है ना। हम क्यों कहते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, हम क्यों ऐसा कहते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा हुआ है, कंपनी शासन की समाप्ति, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गवर्नर जनरल पद की स्थापना एवं प्रेसिडेंसी को अधीन करना, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। गवर्नर जनरल पद की स्थापना एवं प्रेसिडेंसियों को अधीन करना, क्योंकि हमने कि यहाँ पे गवर्नर जनरल क्या हो गया था, पावरफुल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ता था, किसको किसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इस तरह से हमने देखा कि केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। साथ ही साथ इसी दौरान हमने देखा 1772 से 1785 तक का किसका टाइम पीरियड था, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था। और वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही 1774 में क्या बना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें। ठीक, चलिए एक दो प्रश्न को और देखेंगे पिछले क्लास का, थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने कहा था 1784 में कौन सा एक्ट लागू हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था। इसमें क्या गया, मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। कल ही मैंने बताया, अभी जस्ट बताया था। लेकिन इसमें ना गवर्नर जनरल की परिषद से एक सदस्य को कम कर दिया गया, गवर्नर जनरल की परिषद से एक सदस्य को कम कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, जिससे यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ये पिट्स इंडिया एक्ट का प्रावधान है जो कि 1784 में गठित किया गया था। हमने कहा था कि जब बंगाल में 1765 में द्वैध शासन स्टार्ट किया जाता है, लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं तो 1772 में द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो हमें फिर से ड्यूअल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मैंने कल बताया था रामायण आपको। ठीक है, सीओडी एंड क्या बताया था, बीओसी, सीओडी एंड बीओसी बताया था। इसके अंतर्गत ड्यूअल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। तो सीओडी और बीओसी का कॉन्सेप्ट जो है हमें पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिलता है। सीओडी मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बीओसी मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो सीओडी का कार्य क्या था, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे व्यापारिक कार्य के लिए अलग नियुक्ति की गई। बीओसी यानी कि ये क्या करेगा, राजनीतिक कार्य को देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था, व्यापारिक कार्य को देखना। बीओसी का काम क्या होता था, राजनीतिक कार्य को देखना। तो आपको फिर से याद करना है कि ड्यूअल सिस्टम को 1772 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में हमें फिर से सीओडी और बीओसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स के एग्जाम में भी आया हुआ है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य क्या था, व्यापारिक कार्य को देखना। बीओसी का काम क्या था, राजनीतिक कार्य को देखना। अलग अलग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो लाया जा रहा है। एक है कंपनी के अधीन लाया गया, फिर जब हम विक्टोरिया का शासन लागू होगा तो उस दौरान भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है।
समझना है आपको क्या क्या चीजें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है 1783 में, 1784 में। इस तरह से अपनी समझ को विकसित करके रखना है, तभी आप एग्जाम में ये सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आया समझ? तो इस प्रश्न को सॉल्व करके बताओ मुझे। ठीक है, उस दौरान परिषद के एक सदस्य को सेनापति बनाया जाता था, ये सही है। उसके अलावा ये भी हमारा सही है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछले क्लास के 1-2 प्रश्न को और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? ये देख सकते हैं। चलो पढ़ो इसको, फटाक से आंसर बताओ। पढ़ो पढ़ो। कल ही का क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉल होगा आप लोग को करके इसको लेके आई हूँ, बाकी हम लोग आज का ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, सही है। बीओसी एंड सीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राजनीतिक मामलों का अधिकार दिया गया, सही है कि गलत है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही है कि गलत है? सीओडी का कार्य क्या था? बीओसी का कार्य क्या था? तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर्स आ गया है ना, ठीक है। तो डायरेक्टर्स का कार्य क्या था? व्यापारिक काम को देखना। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके लिए था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 1 और 3। ठीक है, तो चलिए फिर आज के प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। एक चीज और देख लो पिछले क्लास के बारे में, ये इसको समझना जरूरी है, इसको समझ लो एक बार, है ना। सबसे पहले 1813 में के पहले क्या हो रहा था कि जो ब्रिटेन थी, इसको एक बार और समझ लो फिर आज के प्रश्न की ओर चलेंगे। 1813 के पहले क्या हो रहा था कि ब्रिटेन के पास क्या थी, इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, जिसमें महारानी विक्टोरिया भी क्या थी, शेयर होल्डर थी। ये क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। अब ये आई भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में, इनको क्या है कि व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है, मोनोपोली। ठीक है, किसकी मोनोपोली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, मतलब कोई भी और व्यापारी, ब्रिटेन का व्यापारी भारत में व्यापार करने नहीं आएगा, इनका एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आया, तो अन्य जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको भी छूट मिल गई कि आइए आप भी भारत में व्यापार कीजिए। तो जो ईआईसी का जो एकाधिकार था व्यापार में, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अन्य कंपनी बी एंड कंपनी सी, कोई भी नेम हो सकता है, वो सब आके भारत में क्या करने लगी, व्यापार करने लगी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। लेकिन यहाँ पर दो चीजों के लिए कंपनी को एकाधिकार मिला था। चीन के साथ केवल ईआईसी व्यापार करेगी, और भारत के साथ चाय का व्यापार सिर्फ कौन करेगी, ईआईसी ही करेगी। दो चीजों के लिए बस इसे 1813 में एकाधिकार मिला था। बाकी और भी व्यापार कर सकते हैं लोग, लेकिन सिर्फ जो एकाधिकार था ना, चाय के साथ अ, चाय के साथ भारत का व्यापार और चाइना के साथ इनका जो व्यापार था, इसके लिए बस इन्हें एकाधिकार मिला। ठीक है, मतलब 1784 के अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें ना, तो उस दौरान क्या हो रहा था कि जैसे कि ब्रिटेन क्या है, मालिक है, और जो कंपनी है वो क्या है, मैनेजर है। तो जैसे मालिक निर्देश देता है, वैसे ही मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से शासन व्यवस्था जो चल रही थी। लेकिन जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, तो मालिक भी कौन है, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन। और यहाँ पे मैनेजर भी कौन है, ब्रिटिश क्राउन। मतलब किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसा मालिक चाहेगा वैसे ही कार्य होगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद इस चीज को समझ पाए आप लोग? ठीक, तो चलिए फिर आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है आज का प्रश्न, सॉल्व करो। 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल के गवर्नर, यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
बंबई और मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त रही। इस अधिनियम के बाद बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा गया। चलो पढ़ लो प्रश्नों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए। 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा था, आप लोग को क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट फिर से हमने पढ़ा, जिसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। पढ़ाया गया था कि नहीं गया था, कल ही हमने पढ़ा था। उसके बाद हम क्या पढ़े, 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और यहाँ से अंग्रेजों को दो चीजों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुए थे, एक चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार भारत में, इसके लिए एकाधिकार मिला, लेकिन इसका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म किया गया। दो चीजें बस अपवाद थी, अपवाद के तौर पर क्या क्या, चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय का व्यापार, बस ये अपवाद थी। लेकिन 1833 में वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1833 ऐसा है कि वो भी अंग्रेजों का एकाधिकार जो बना हुआ है दो चीजों के लिए, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए, सभी बच्चे यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। SK कवासी जी, तो देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सही है, क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। और मैंने कहा था कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसे हम भारत का गवर्नर जनरल बना दिए। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, कौन बना, विलियम बेंटिक। कौन बना, विलियम बेंटिक बना, भूलना नहीं है। और उन्होंने कौन सा कानून पारित किया, कौन सा कानून पारित किया विलियम बेंटिक ने, सती प्रथा जी। हाँ, तो कानून तो पारित किया ना, किसके साथ मिलकर, राजा राम मोहन राय। तो स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। ठीक, बंबई और मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई, क्या हमारा सही है, विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई, गलत है। ठीक है, इसे शक्ति प्राप्त नहीं हुई। देखो, इस अधिनियम के बाद बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाने लगा, बिल्कुल कहा जाने लगा। इसके बाद जो भी कानून बनाएंगे ना, है ना, मतलब इस एक्ट के बाद जो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो भी कानून बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट को पढ़ लिए ना, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। समझ में आया, और कल जो जितना भी पढ़ाई थी वो समझ में आया था। अब यहाँ पर जो पहले क्या होता था कि अपने अपने एरिया में कानून बना सकते थे, लेकिन परमिशन किससे लेना पड़ता था, बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेते थे, लेकिन वो भी शक्ति इनकी क्या हो गई, समाप्त हो गई, किसकी, बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर का। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। कहाँ है आपका ऑप्शन, विकल्प नंबर बी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों को आपको देखना है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ना गया। ठीक है, विधि सदस्य को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, मतलब केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक दो तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। याद रखना, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, ध्यान देंगे, 1833 का चार्टर एक्ट आया, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं पूरा थ्योरी बताते हुए चल रही हूँ ना। तो इसमें क्या होता है कि एक विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि बनाने वाला जी, विधि मतलब लॉ, कानून। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून बनाने वाला यानी कि एक विधि सदस्य जोड़ा गया। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। ये कौन से अधिनियम से जोड़ा गया, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। उसके अलावा विधि सदस्य को मतदान का अधिकार प्राप्त था, नहीं था।
मतलब जैसे कि कोई भी कानून बनेगा, है ना? हालाँकि विधि सदस्य बनाया गया, लेकिन गवर्नर जनरल कोई भी कानून या कोई भी नियम पारित करेगा तो उसमें क्या होता था कि गवर्नर जनरल की परिषद में क्या रहता था? मत देने का अधिकार रहता था कि जैसे कि हमको कोई भी कानून बनाना है ना? तो हम लोग हाँ, हाँ, हम ही भरेंगे। हम ही भरेंगे मतलब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? मतदान कर रहे हैं किसी भी कानून के पक्ष में, ठीक है? पक्ष में क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं। तो लेकिन इसे मतदान करने का, इसे बोलने का अधिकार नहीं था। किसे नहीं था? इस विधि सदस्य को नहीं था। उसके अलावा लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे, तो स्टेटमेंट 3 भी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा 1833 नोट करते हुए जाएँगे। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहला विधि सदस्य बनाया गया था और पहला विधि सदस्य किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। हम लोग कई बार से पढ़े होंगे बुक में कि विधि आयोग, विधि आयोग। तो विधि आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के समय में ही गठित किया गया था। ठीक है? तो याद रखना है कि चार्टर एक्ट के समय में गठित किया गया था और प्रथम विधि सदस्य कौन था? तो कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 ठीक है? और भी बताऊँगी इसके बारे में बहुत सारी बातों को अभी ध्यान से सुनते हुए चलो। निम्न में से किस परिषद से 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि निर्माण की शक्ति जो है वो छीन ली गई? तो सही उत्तर चुनना है। मैंने कहा कि पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल जो बैठा है, कहाँ बैठा है? बंगाल में बैठा है। अब ये जो क्षेत्रीय गवर्नर है, क्षेत्रीय गवर्नर मतलब कौन? बम्बई का गवर्नर, जो अपने आस-पास के हिस्सों के लिए क्या बनाता था? कानून बनाता था। मद्रास का गवर्नर जो अपने आस-पास के हिस्सों के लिए क्या बनाता था? कानून बनाता था। और लेकिन परमिशन लेने के लिए किसके पास जाता था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पास। ये पहले अपने क्षेत्रों के लिए थोड़ा बहुत कानून बना लेता था, डिसीजन ले लेता था, अब इनके अधिकार को छीन लिया गया। गवर्नर जनरल ही पूरे जितने भी अंग्रेजी प्रांत है उसके लिए अब गवर्नर जनरल ही क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। कौन से एक्ट के माध्यम से? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। पहले क्या होता था कि इन लोग बना लेते थे, परमिशन लेने आते थे बंगाल के गवर्नर के पास, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहा। अब वो बन गया है भारत का गवर्नर जनरल। समझो इस चीज को, है ना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद हमने देखा 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। चीज को समझना, कैसे-कैसे इन लोग बनते जा रहे हैं, कब इन लोग गवर्नर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कब ये वायसराय में बनेंगे। ठीक है? तो इस चीज को आपको समझना है, फिर से रिकॉल करवाऊंगी अभी। तो मैंने क्या कहा कि जो निम्न में से किस परिषद से 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि निर्माण की शक्ति छीन ली गई? तो किससे शक्ति छीन ली गई है? मद्रास और बंबई के गवर्नर से शक्ति छीन ली गई है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी हो जाएगा। कौन से अधिनियम के तहत छीन ली गई है? 1833 के चार्टर। समझ जाना, जैसे कि हमने 1773 में देखा था बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में हमने देखा भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल है मतलब वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। इससे विधि निर्माण की शक्ति किससे छीन ली गई? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। है इतना समझ? ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप सभी को ध्यान देना है कि हमारे साथ पीएससी एकेडमी में न्यू ईयर ऑफर के तहत 70% की छूट दी जाएगी जितने भी हमारा व्याख्याता कोर्स है। तो आप देख सकते हैं संस्कृत, बायोलॉजी, हिंदी, वाणिज्य, गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, योग शिक्षक, प्रयोगशाला, हिस्ट्री, बाल विकास, शिक्षण शास्त्र इत्यादि सारे है हमारे व्याख्याता बैच का कोर्स। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर में जितने भी आपके डाउट्स हैं कोर्स को लेके तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो ये जो टॉपिक है ना संवैधानिक विकास काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन बार-बार आप रिकॉल करेंगे चीजों को तो समझ में आएगा। पर हम फिर से देखेंगे संवैधानिक विकास क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, एक-एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगी तभी हम लोग आगे के टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है? तो देखो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसे मतदान का अधिकार था, वह केवल विधिक मामलों में भाग ले सकता था, वह प्रांतीय परिषद का सदस्य था, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य था। सबसे पहले ऊपर के प्रश्नों को पढ़ो, कौन सा कथन सही है? ऊपर के प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आराम से बता देंगे कि आंसर क्या है। प्रश्नों को सबसे पहले पढ़िए। देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें जो आंसर होता है वो तुरंत दिख जाता है। भले ही हम टॉपिक ना पढ़े रहें लेकिन हमें आंसर जो है वो तुरंत पता चल जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है।
पढ़ो प्रश्नों को अच्छे से। रामायण भी देखो, वह केवल विधिक मामलों में भाग ले सकता था। बिल्कुल आपका सही उत्तर है, क्योंकि मैंने कहा कि सिर्फ विधि आयोग का गठन किया गया था और एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, और वह सिर्फ विधिक मामलों में भाग ले सकता था, मतलब वो सिर्फ कानून बना सकता था, लेकिन उसे मतदान करने की या उस कानून को लागू करने की कोई अथॉरिटी या कोई भी अधिकार नहीं था। किसके पास नहीं था? विधि सदस्य के पास नहीं था। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने एक विधि सदस्य की नियुक्ति की, और प्रथम विधि आयोग गठन किया गया सन 1834 में, और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो लिखो ना, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी, और विधि आयोग का पहला सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था। कौन से एक्ट के तहत हम विधि सदस्य की नियुक्ति किए हैं? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक ठीक है, लेकिन उसे सिर्फ विधिक मामलों में भाग लेने का अधिकार था, वह मतदान नहीं दे सकता था। ठीक है, या उस विधि को ही लागू कर लो, ऐसा भी बोलने का उसका कोई अधिकार नहीं था। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लॉर्ड मैकाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखना है आपको फैक्ट को। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अभी सीजी टेट का एग्जाम है, तो हमारे साथ पीएससी एकेडमी में महा मैराथन का सेशन लाया जा रहा है, जिसमें आपको साइंस, ठीक है, जितने भी विषय दिखाई दे रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सीडीपी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से संबंधित सारे विषय के मैराथन आपको देखने को मिलेगा हमारे साथ पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो सभी बच्चे जो भी सीजी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर आप इस महा मैराथन सेशन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सॉल्व कीजिए जी। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या निर्णय लिया गया? व्यापारिक अधिकार बढ़ाए गए, चाय व्यापार का एकाधिकार दिया गया, सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए, लेकिन चीन व्यापार की अनुमति दी गई। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या निर्णय लिया गया था? चलिए बताइए, क्या निर्णय लिया गया था? अच्छे से पढ़ना। 1813 में क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, दो चीजों को छोड़कर। हाँ, चाय के साथ भारत का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अब अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करो और इसका आंसर बताने का प्रयास करो। और जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, सोचिए जरा। हम्म, चलो रामायण पढ़ो एक बार। व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाए गए, चाय का चाय व्यापार का एकाधिकार दिया गया, सभी व्यापारिक एकाधिकार अधिकार समाप्त किए गए, केवल चीन व्यापार की अनुमति मिली। तो याद रखिएगा, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। तो नोट डाउन करो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सभी व्यापारिक अधिकार जो है वो क्या किए गए? समाप्त किए गए। सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। जो भी बोलती हूँ, जो भी मैं आपको बताते जा रही हूँ, उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। प्रथम विधि आयोग के संबंध में कथन देखिए। इसका गठन सन 1834 में किया गया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसका उद्देश्य भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना था। ठीक है, चलो बताओ। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। मैंने कहा इसका गठन कब किया गया? 1834 में। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना उसको तुरंत लिखा करो, जहां पर भी आपको नहीं आ रहा है समझ। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं कि इसका गठन सब कब किया गया? 1834 में किया गया। स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना था। बिल्कुल सही है। संहिता मतलब एक लिखित दस्तावेज, एक फॉर्मेट तैयार करना, कि उसको सीक्वेंस में जमा कर रखना कि हाँ, ये जो अपराध है इसके लिए ये कानून है, या किसी भी नियम को लागू करना है तो इसके लिए ये कानून है। उस फॉर्मेट को एकदम लिखित रूप में एक सीक्वेंस में जमा कर रखना, अर्थात भारतीय कानून का क्या करना?
संहिताकरण करना था। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं प्रथम विधि आयोग के बारे में। तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। 1834 में लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, गठन 1834। प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष है लॉर्ड मैकाले, इसका उद्देश्य था भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना था, उसे लिखित दस्तावेज में क्रमबद्ध तरीके से इसको अरेंज करना किसका उद्देश्य था? प्रथम विधि आयोग का उद्देश्य था, जो कि कौन से एक्ट के तहत लाया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत लाया गया था। आया समझ? आगे बढ़े। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आप लोग का? 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान देना है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर 53, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया गया है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाने लगी, या भारत में सिविल सेवा प्रणाली की आधारशिला बनी। प्रतियोगी परीक्षा भारत में तुरंत लागू कर दी गई। चलो पढ़ो प्रश्न को। पढ़ के आए थे? तुक्का भी सही लगाते हो तुम? पढ़े थे ना? चलो देवांशु बताओ। देखो 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखना है ना। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाने लगी। और ये जो प्रतियोगी परीक्षा है सबसे पहले भारतीयों के लिए लागू नहीं होती, इंग्लैंड वासियों के लिए होती थी। तो इंग्लैंड वासी क्या करते थे? ये प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते थे और उसके बाद उनकी नियुक्ति कहाँ होती थी? भारत में होती थी। तो कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा नियुक्ति की जाने लगी। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कौन से एक्ट के माध्यम से आई? 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1833 नहीं, 1853। तो 1853 के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। लिखो 1853 वाला लिखो। उसके बाद यह भारत में सिविल सेवा प्रणाली की आधारशिला बनी। बनी कि नहीं बनी? और ये जो प्रतियोगी परीक्षा है भारत में तुरंत लागू की गई क्या? नहीं लागू की गई। यह सिर्फ अभी इंग्लैंड में लागू हुई है, भारत में लागू नहीं हुई है। तो ये छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना हमें एग्जाम में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए आपको समझते हुए चलना है। इसलिए 1853 के समय में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई, सिर्फ इंग्लैंड में हुई थी, भारत में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाने लगी थी, बिल्कुल सही है। भारत में सिविल सेवा प्रणाली की आधारशिला बना। कहीं ना कहीं इंग्लैंड में लागू हुआ है तो भारत में भी कभी ना कभी लागू होगी। तो ये भारत में सिविल सेवा की आधारशिला बनेगी। ठीक है, 1853 में आईसीएस की परीक्षा की क्या हो गई है? घोषणा हो गई है, इंग्लैंड में हो रहा है और वहीं से ही लोग क्या कर रहे हैं? इस पेपर में भाग ले रहे हैं और उनकी नियुक्ति कहाँ पर हो रही है? वहां की पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है? भारत में हो रही है। तो इस तरह से आपका 1 और 2 क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। 1853 के चार्टर एक्ट को आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट प्रश्न, चलो सॉल्व करो। निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि सीओडी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सीओडी की बात कर रहे हैं। इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्य ब्रिटिश कानून द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कम हो गया। समझो और बताओ। कल का क्लास अटेंड किए होंगे तो जरूर बनेगा। मैंने बताया था सीओडी क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों को देखता है। और सर्वप्रथम इंग्लैंड में सीओडी का गठन किया गया था और इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 24 थी। शुरू से इसकी सदस्य संख्या 24 थी, कल ही मैंने बताया था। ठीक है, और बीओसी की सदस्य संख्या कितनी थी? 6 थी, लेकिन सीओडी की सदस्य संख्या कितनी थी? 24 थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 1853 का चार्टर एक्ट है उसके माध्यम से जो इसकी सदस्य संख्या है वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। उसके अलावा इनमें से 6 सदस्य ब्रिटिश कानून द्वारा मनोनीत किए जाते थे और इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कम हो गया। क्या हो सकता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर बताओ। पढ़ते जाएंगे फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टाइम दे रही हूँ जी, थोड़ा सा पढ़ लो करके।
यहाँ पर थोड़ा सा देखो, है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग से बनेंगे प्रश्न, ठीक है। देखो, भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 1858 में क्या हो जाता है, भारत शासन अधिनियम लागू हो जाता है, तो चार्टर अधिनियम क्या था, ये अंतिम था, ठीक है। पहली बार भारत के लिए पृथक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। भारत के लिए पृथक 12 सदस्यों का विधान परिषद की स्थापना हुई, कौन से अधिनियम के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत, ध्यान देना, ठीक है। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया तथा उसे मतदान करने का अधिकार मिला। जब हमने 1833 देखा था, ठीक है, उस दौरान विधि सदस्य की नियुक्ति हुई थी, तो उस दौरान उसे मतदान करने का अधिकार था, नहीं था। लेकिन अब उसे मतदान करने का अधिकार मिल गया, कौन से अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई कि नहीं हुई, जस्ट मैंने अभी बताया। और भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की नींव रखी गई थी कि नहीं। हाँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1853 के चार्टर अधिनियम से रिलेटेड। उसके अलावा आगे देखेंगे, बंगाल के प्रशासन के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई जी, 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा क्या होते थे, नामित होते थे। ये सारे फैक्ट को लिखना है रामायण, है ना। इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया, है ना। और 1858 के बाद कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गया। तो अब आपसे प्रश्न बनेंगे, तो चलो अब प्रश्नों को बनाओ, अब बनाओ, क्या होगा प्रश्न, तुरंत प्रश्न बनेंगे। तो अब बनेगा आपसे प्रश्न, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, कौन से एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसमें 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कम हो गया कि बढ़ गया, इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है वो बढ़ गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। गुड आफ्टरनून ईशा, किसको स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे, 1853 के एक्ट को, है ना। चलो अब यहाँ पर पढ़ो, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत विधि सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को आपको देखना है, ठीक है। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, अभी जस्ट आपने देखा है। उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। विधि सदस्य का पद पहली बार 1853 में बनाया गया, बनाया गया, बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ठीक। विधि सदस्य का पद पहली बार 1853 में नहीं बनाया गया, कब बनाया गया विधि सदस्य का पद, 1833 में बनाया गया। विधि सदस्य का पद जो है वो 1833 में बनाया गया, क्योंकि प्रथम विधि सदस्य कौन था, मैकाले था ना जी, तो कैसे भूल जा रहे हो, भूलना नहीं है, ठीक है। 53 में उसे पूर्ण अधिकार मिला, ठीक है, पूर्ण सदस्यता मिली, गवर्नर जनरल के परिषद में उसे मतदान करने का अधिकार मिला। लेकिन 1833 में विधि सदस्य को मतदान करने का अधिकार था क्या, नहीं था। तो यही छोटी छोटी चीजें गलती हो जाती है। तो देखो, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ, है ना। अब ये मत समझना कि प्रश्न को आप स्किप कर दो, मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगी, संवैधानिक विकास 1 और संवैधानिक विकास 2 को। इसलिए बार बार आप उस प्रश्नों को रिकॉल करते जाओगे ना, तो वो आपके जिंदगी भर आपके दिमाग में सेव रहेगा। और सॉल्व करना घर में जाके, फंसना नहीं है। मैं सारे प्रश्नों को भेजूंगी, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सारे प्रश्नों को एक बार बिना देखे सॉल्व करके देखना। आया, देखो, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत विधि सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, सही है। उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ, सही है। लेकिन यहाँ पर देखो, विधि सदस्य का पद पहली बार कब बना था, 1833 में बना था। और प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, 1834 में किया गया था। और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था। कौन था, लॉर्ड मैकाले था। तो इस तरह से आप लोग को समझना है, समझ आया। चलो एक बार फिर से देखो, यहाँ पर
ये क्या था? 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि 1858 से भारत शासन अधिनियम ये सब लागू होते जाता है। तो अंतिम चार्टर एक्ट क्या था? 1853। उसके बाद पहली बार भारत के लिए पृथक सदस्यीय विधान परिषद का गठन कब हुआ? अभी पूछा जाए कि पृथक सदस्यीय विधान परिषद का गठन कौन से एक्ट के माध्यम से हुआ? तो पृथक सदस्यीय विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ। आया समझ? उसके अलावा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। पहले पूर्ण सदस्य था क्या? नहीं था। पहले विधि सदस्य को मतदान देने का अधिकार था क्या? नहीं था। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य को मतदान देने का अधिकार भी मिल गया। आया ना? ठीक है। उसके अलावा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई, और यही बाद में भारत में सिविल सेवा की परीक्षा के लिए क्या बना? नींव का काम किया, है ना? उसी के तर्ज पर भारत में भी क्या बनेगा? धीरे से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, समझाते जा रही हूँ। बंगाल के प्रशासन के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? 18 की गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा क्या होते थे? नामित होते थे। और इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा। हमने स्टेटमेंट में देखा था नियंत्रण कम हो गया था, लेकिन नियंत्रण कम नहीं हुआ था, नियंत्रण बढ़ा था। ठीक है, घर में जाके देखिएगा और स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा। अब देखेंगे कि सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास किया था। कई बार से प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसके भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता से पहले आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कई बार से प्रश्न पूछा गया है। जिनका चयन 1863 में हुआ और 1864 में वो अधिकारी बने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? बड़े भाई थे। उन्होंने भारत के लिए सिविल सेवा के क्या खोले? दरवाजे खोले, क्योंकि यह परीक्षा पहले केवल अंग्रेजों के लिए थी और लंदन में होती। यह परीक्षा पहले अंग्रेजों के लिए थी और लंदन में होती थी, लेकिन इन्होंने भी वो लंदन में जो परीक्षा होती थी ना, उसमें पार्टिसिपेट किया। और जब इसने पार्टिसिपेट किया, भारतीय होकर लंदन वालों की परीक्षा को पास कर दिया, तो इन्होंने जब पास किया तो उसके बाद भारतीयों के लिए भी आईसीएस की एक परीक्षा को ओपन किए गए। पहले नहीं था, लेकिन इसने भारतीय होते हुए भी दिलाया। ठीक है, और ये जो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले, इसी को आईएएस बोलते हैं आज के डेट में। ठीक है, तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? बड़े भाई थे। आया समझ में ना? चलो आगे, नेक्स्ट। ठीक है, भारत में आईसीएस की परीक्षा पहली बार कब हुआ? 1922 में इलाहाबाद और दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोग को याद करना है। भारत में आईसीएस की परीक्षा सबसे पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत में आईसीएस की परीक्षा सबसे पहली बार 1922 में इलाहाबाद और दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, ओके। और जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत लंदन के साथ भारत में परीक्षा पास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले यह परीक्षा केवल कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। तो भारत में कब आयोजित हुई? 1922 में। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1853 से पहले गवर्नर जनरल की परिषद प्रशासनिक और विधायिक दोनों कार्यों के लिए थी। ध्यान से पढ़िए। प्रशासनिक कार्य मतलब आप प्रशासन कैसे चलाएंगे, राजनीति कैसे करेंगे। ठीक है, जहां पर आप प्रशासन कर रहे हैं वहां के शासन का संचालन कैसे करेंगे, तो वो था प्रशासनिक कार्य। ठीक है, विधायी कार्य मतलब नियम बनाना, कानून बनाना। ठीक है, तो वो था विधायी कार्य। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। हाँ था ना जी, था ना। आईसीएस ही क्या था? जैसे आज के डेट में आईएएस है, वो पुराने अंग्रेजों के टाइम में उसको क्या बोला जाता था? आईसीएस बोला जाता था। ठीक है, चलो पढ़ो ना, प्रश्नों को पढ़ो, पढ़ते जाइए प्रश्नों को। 1853 के विधि निर्माण का कार्य पृथक विधान परिषद के रूप में सामने आया। इससे प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट होने लगा था। पढ़ते जाइए।
देखो 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। 1853 के पहले गवर्नर जनरल की परिषद प्रशासनिक और विधायिक दोनों कार्य करती थी। यहाँ पर समझना, मैं बता रही हूँ। 1853 के पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल होता था वही क्या करती थी, प्रशासन का कार्य करती थी और विधायी कार्य दोनों करती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल ही क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रशासन संभाल रहा है, क्योंकि उसके पास क्या थे, सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की गई थी कि नहीं की गई थी, की गई थी। तो गवर्नर जनरल ही क्या देखता था, प्रशासन संभालता था, विधायी कार्य दोनों संभालता था। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की भी गठन किया गया था, जैसे कि विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड मैकाले को पूर्ण सदस्य कब बनाया गया, 1853 में बनाया गया। लेकिन दोनों कार्य कौन देखता था, गवर्नर जनरल की परिषद देखता था, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को। तो स्टेटमेंट में क्या है हमारा, करेक्ट है। याद रखना कि 1853 से पहले गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को कौन देखता था, गवर्नर जनरल की परिषद ही देखती थी। ठीक, उसके अलावा 1853 के बाद विधि निर्माण का कार्य पृथक विधान परिषद के रूप में सामने आया। हमने देखा 1853 में 12 सदस्यीय पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना हुई विधायी कार्य के लिए। अभी जस्ट मैंने बताया था, अभी जस्ट आपने पढ़ा होगा। तो 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया कौन से अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इससे प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट होने लगा, बिल्कुल आपको स्पष्ट होने लगा। प्रशासन संभालेगी कौन, गवर्नर जनरल की परिषद। और विधि कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, विधि मतलब क्या, नियम बनाना। विधायिका क्या करती है, नियम बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशासनिक कार्य को कौन देख रहे हैं, गवर्नर जनरल देख रहे हैं, और विधायी कार्यों को कौन देखेगा, ये अलग से विधान परिषद यहाँ पे नियुक्त किया गया है ना, 12 सदस्यीय विधान परिषद नियुक्त किया है, तो वो क्या देखेगा, विधायी कार्यों को देखेगा। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि गवर्नर जनरल का जो कार्य है प्रशासनिक कार्य, और यहाँ पे जो विधान परिषद का कार्य, विधायी कार्य, दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अगर फिर से क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि निदेशक मंडल है ना। चलो यहाँ पर जस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया, और इसके ऊपर देख लो, पहली बार भारत के लिए पृथक 12 सदस्यीय विधान परिषद की नींव रखी गई। विधान परिषद मतलब क्या, वो विधि बनाएगा, विधियों को लागू करेगा, और प्रशासनिक कार्य को कौन संभालेगा, गवर्नर जनरल संभालेगा। इससे पहले क्या होता था, विधायी कार्य और प्रशासन दोनों को कौन देखता था, गवर्नर जनरल ही देखता था। लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम ऐसा था कि यहाँ पर हमें विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों में क्या होने लग गए थे, अंतर स्पष्ट होने लग गए थे। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। अभी हम भारत सचिव के बारे में भी देखेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। भारत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी, और वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का क्या होता था, सदस्य होता था। अभी आगे इसके बारे में जिक्र करूंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। आगे बढ़े। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत में परिषद बनाई जाएगी। ठीक है, चलो, काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए मैं ना चीजों को समझाते हुए चल रही हूँ। ठीक है, कल और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, फिर जितना मैंने क्वेश्चन करवाया उतना ही पढ़ना, इतना सफिशियंट रहेगा। रिकॉल करोगे ना तो वो क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखो, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए जी, विचार कीजिए, और ईशा, अवाशी, सभी बच्चे आंसर बताते चलेंगे। ठीक, देवांशु चलो बताओ। 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, सौंपा गया। यह परिवर्तन महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। मैंने शुरू से बताते हुए आई हूँ, 1 और 2 दोनों सही है। शुरू से बताते हुए आ रही हूँ कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का शासन है वो किसके हाथ में चले जाएगा,
ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चले जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मालिक भी कौन है, ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश क्राउन है, और मैनेजर भी कौन है, ब्रिटिश क्राउन है। इससे पहले क्या होता था कि मालिक कौन थे, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन, और यहाँ पे मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, क्योंकि 1857 में क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई, और कंपनी के इस तरह से हरकतों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार टेंशन में आ गई थी कि अगर इसी तरह की लड़ाइयां होती गई हम भारतीयों से उलझते जाएंगे तो भारत में लॉन्ग टाइम तक हमें शासन कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। आया समझ में? उसके अलावा यह परिवर्तन महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा के द्वारा हुआ, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया महारानी विक्टोरिया ने, और दोनों कथन क्या हो जाते हैं, हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बताएंगे। चलो बताओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उद्घोषित किया। कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट करो कब उद्घोषित किया है और किसने इसे घोषणा पत्र को सुनाया है। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई, स्टेटमेंट 1 सही है। घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उद्घोषित किया, यह भी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि अब लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पॉम्स्टन। कौन था, पॉम्स्टन। है समझ में? महारानी थी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, झंडा हरे कलर का। ठीक है, वीडी सावरकर ने कौन सी किताब लिखी थी 1857 की क्रांति के ऊपर? अभी कुछ सब माइंड से चले गया है बेटा आप लोग का, है ना? पढ़ो पढ़ो, माडा पाकेट पढ़ के आए हो, लघु अंचल पढ़ के आए हो? कितने लघु अंचल हैं छत्तीसगढ़ में? माडा पाकेट की जो संख्या है 9 है, लघु अंचल 2 है। नाम को पढ़ लेना आप लोग, है ना, अच्छे से। जिला को मत पढ़ना, जो एक्चुअल में नेम है ना माडा पाकेट क्षेत्र, उसको पढ़ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न। अब मुझे ये बताओ, पीवीटीजी एंड एसटी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल ट्राइब एंड पीवीटीजी? थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, ये जनजाति से रिलेटेड प्रश्न है ना। अब पूरा पढ़ चुके हो और पीवीटीजी एंड एसटी में डिफरेंस नहीं पता है तो भी दिक्कत वाली बातें हैं। देखो, मैं जो वीडियो बनाई थी बीच में कमार जनजाति और बैगा जनजाति, उसको देखे हो? यही तो दिक्कतें हैं ना बेटा। घर में जाओ और उस वीडियो को देखना, यूट्यूब में है। ठीक है, यूट्यूब में लाइव पढ़ाई थी, उसको घर में जाके एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करो। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ध्यान से पढ़िए, भारत मामलों के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई। अभी बस जस्ट बताया था मैंने। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। थ्योरी बताई थी इसको पढ़ाने से पहले। ठीक है, क्या बताई थी थ्योरी, ये देखो, देख लो भाई, देख लो। ये बताई थी, भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत सचिव की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी और वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का क्या होता था, सदस्य होता था। उसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक परिषद बनाई गई थी। अब बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, भारत में मामलों के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्लीट होने ही वाला है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का अंत किया गया?
चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833। थैंक यू ईशा। देखो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद लागू किया गया। ध्यान से पढ़ो, फोटो खींच लेना इसको। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। आया समझ में? महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में प्रस्तावित किया। द्वैध शासन बीओसी एंड बीओडी को समाप्त किया गया। इंग्लैंड में भारत मामलों का सचिव मंत्री पद नियुक्त किया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। चलो ठीक है, इसको घर में जाना, इस वीडियो को फिर से देखना, लिंक गया होगा और स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। देखो मैं थ्योरी बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपका इसी वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी भी हो जाए और क्वेश्चन भी बने। ठीक है, अब बनेंगे प्रश्न, क्यों नहीं बनेंगे। चलो अब सॉल्व करो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का अंत किया गया? चार्टर अधिनियम 1813, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833। अब बताओ, बीओडी और सीओडी, बीओडी और सीओडी को हमने कब लागू किया था? 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में। अब वही बीओडी और सीओडी को हम कब खत्म कर रहे हैं? 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया गया? नियंत्रक बोर्ड। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। तो चलो गलती से अगर मैं सीओडी और बीओसी की जगह में एग्जाम में यहाँ पर आ गया नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल, तो ये दोनों नाम को भी याद रखना है। ठीक है, तो चलो आंसर बताओ इसका। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया गया? नोट डाउन करके रखो। नियंत्रक बोर्ड बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और निदेशक मंडल बोला जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, निदेशक मंडल हम किसे बोलते हैं? निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। हाँ, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया गया? दोनों को समाप्त किया गया। तो कहाँ गया आपका एक और दो? दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब विधि आयोग, विधि आयोग के बारे में मैंने बताया था। विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1834। इसका गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? चार्टर एक्ट 1833। आयोग का उद्देश्य ब्रिटिश भारत के कानूनों की जांच करना था। कानूनों का एकीकरण स्पष्ट और संहिताबद्ध करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसे कानूनी भ्रम दूर करना और विधायी सुधार करना था। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। 1834 में भारत में विधि आयोग क्यों बनाया गया था? कानूनों को एक रूप, स्पष्ट और संहिताबद्ध करने के लिए। आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाता है। उसके अलावा 1834 के विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 और भारत सरकार अधिनियम 1858। बी, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। 1834 के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट, संहिताबद्ध कानून का अर्थ क्या होता है? संहिताबद्ध कानून का अर्थ क्या होता है? कानूनों को व्यवस्थित, स्पष्ट और लिखित रूप में क्या करना? तैयार करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखना है। सरकारी पदों के लिए धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया। यह समान अवसर के सिद्धांत को दर्शाता है। यह प्रावधान 1858 के अधिनियम में पहली बार लाया गया। चलो बताओ क्या होगा प्रश्न। देखो, सरकारी पदों के लिए धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया। यह समान अवसर का सिद्धांत को दर्शाता है, और ये कब लाया गया था? 1833 में लाया गया था। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर सरकारी पदों के लिए धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव वर्जित किया गया था। ये एक्ट बनाया गया था 1853 में। ठीक है, लेकिन जब भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो 1853 में स्टार्ट हुई। लेकिन इस दौरान जो
भेदभाव है धर्म जाति को लेकर, उसके लिए एक्ट पारित किया गया था कब? 1833 में। ठीक है, तो याद रख लेना है, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और भी प्रश्नों को करेंगे, जैसे कि हमारा 58 के बाद जितने भी अधिनियम आते जाएंगे, 1861 का अधिनियम, ठीक है, और 1947 का भारत शासन अधिनियम, मार्लिमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मार्लिमेंटो सुधार आया था 1909 में, उस चीज को हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीओडी और सीओडी को 1853 में क्या कर दिया गया है? 1853 में किया गया कि 1858 में किया गया? 1858 में किया गया। हम लोग फिर से द्वैध शासन देखेंगे 1909 में। ठीक है, फिर से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।